बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। जब भी किसी एम्बेसी की कोई नई अपडेट आती है या जब भी मैं किसी का वीज़ा अप्लाई करता हूं तो कोई नई चीज़ मेरे सामने आती है तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन जो है वो आप लोगों तक शेयर करूं। देखिए, इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेशन के बारे में या वीज़ाज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं और आपको बताऊं कि अगर आप बाहर किसी कंट्री में जॉब के हवाले से जाना चाहते हैं या फिर विज़िट के हवाले से जाना चाहते हैं या स्टडी के हवाले से, तो किस तरह से जा सकते हैं। और मेरी ये भरपूर कोशिश होती है कि मैं मुकम्मल नॉलेज और तरीक़ाकार आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अब इसके ऊपर जो मैंने वीडियो तो बनाता हूँ, आपको तरीका बताता हूँ कि आप खुद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से मेरे वो दोस्त हज़रात जो हैं, वो ये जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एजेंट हज़रात हैं, वो मुझसे नाराज़ भी होते हैं और मेरी वीडियोज़ के ऊपर आकर वो अक्सर जो है वो बैड कमेंट भी करते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि उनके मैसेजेस से, उनकी कॉल से मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो भी मेरी इसी से मुतल्लिक है, कनाडा की जो नई अपडेट्स है या कनाडा के बारे में जो एक मेन सवाल आता है कि सर इसके लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएँ जिससे हमारी वीज़ा रेशो जो है वो ज़्यादा हो जाए और वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएँ। तो इसी के मुतल्लिक कुछ नई अपडेट्स थी। मैंने रात को भी कुछ वीज़ाज़ अप्लाई किए, तो मैंने कहा कि मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो जो भी उनकी नई अपडेट्स आई हैं वो बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस इंफॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में दो मेन टॉपिक हैं। नंबर वन के कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएं जिससे आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मजबूत हो और वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं। नंबर टू, अपॉइंटमेंट। जो अपॉइंटमेंट का मसला था कि लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, उसका भी हल हो गया है। अब आपको खुद से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है, जो मैंने लिखा हुआ है कि आपको अब अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन से ज़रूरी हैं। अब देखें कि जो हमारे वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं कनाडा के, उसमें सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही बताई जाती है कि हम इस चीज़ के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है कि आप अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे। इसके ऊपर ये बहुत सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें मतलब अकेले आप ही नहीं ऐसे होते जो ये चीज़ शो नहीं कर पाते। इसके ऊपर जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या दूसरी इकोनॉमिकली, इसके अलावा वो लोग जो पहले बाहर गए हैं वापस नहीं आए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा आपकी टाइज़ भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के फिर ये जो नतीजा जो वो निकाला जाता है। तो इसमें हमारा किरदार तो सिर्फ़ अपने हद तक है कि हम अपने आप को मज़बूत दिखा दें, सिर्फ़ बाकी चीज़ें जो वो हम उनको जो है वो फ़िलहाल जो वो ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता रहा हूँ आपको। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से रेडी कर लेने हैं, क्योंकि कनाडा का वीज़ा ऐसा है कि उसमें आपको फॉर्म्स मिलते रहते हैं कि ये फॉर्म फिल करें, ये फॉर्म फिल करें, ठीक है, ये फैमिली के मतलब करें। इसके मतलब जब भी आपको एक फॉर्म फिल करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं, तो फिर आपके सामने अगला फॉर्म आ जाता है। जब उसको फिल करते हैं, वैलिडेट करते हैं, तो फिर तीसरा फॉर्म आ जाता है। तो इस तरह से कनाडा का वीज़ा अप्लाई होता है। इस तरह नहीं है जैसे बाकी वीज़ाज अप्लाई होते हैं कि आपके सामने एक फॉर्म दिया हुआ है, आप बस उसमें डिटेल लिखते जाएँ, उसको ओके करते जाएँ। इस तरह का तरीकाकार नहीं है। इनका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आ गई जी आपकी बैंक स्टेटमेंट, और आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी टैक्स रिटर्न के साथ बिल्कुल एक्यूरेट मैच होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने बैंक में दिखाया जी मेरे पास 50 लाख है, लेकिन टैक्स रिटर्न में आपने बताया हो जी मेरी इनकम पर ईयर जो है वो 6 लाख रुपए है। ऐसा आपने नहीं करना। आपने उसके साथ एक्यूरेट करके किसी एक्सपर्ट से जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवानी है और उनको बताना है कि मंथली मेरी इनकम इतनी है, पर ईयर इतनी है और इतनी के ऊपर मैंने टैक्स पे किया है। उस हिसाब से ही आपके बैंक में जो है वो बैलेंस होना चाहिए। नंबर दो, आपकी कंपनी जो है जिस कंपनी के मतलब आपने बताना है या आप जॉब करते हैं या सैलरी स्लिप जो आपने देनी है, उसकी डिटेल आपने एक्यूरेट देनी है, बिल्कुल भी गलत ना हो। क्योंकि जो भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वो एफबीआर में शो हो जाता है, या फिर आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं तो वो वहाँ पर भी कॉल करके वेरीफाई करते हैं क्या ये बंदा आपके पास जॉब करता है और इसकी सैलरी वगैरह कितनी है। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। ये तो हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब देखें, इसके बाद कनाडा जो है वो आपकी एजुकेशन के मतलब भी पूछेगा, और फिर एजुकेशन के अलावा आपका वो साल भी पूछेगा, किस साल आपने एजुकेशन मुकम्मल की, कितने साल की। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में पूछेगा कि कहाँ से की है।
नेक्स्ट जो है वो आपकी फैमिली के बारे में भी इसमें पूछा जाता है, तो आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल भी पास में रखनी है और उसके अलावा आपने जो है अपनी फैमिली की डिटेल भी रखनी है। फैमिली में आपसे के आपके बहन भाई या वालद पेरेंट्स जो जितने भी अफराद मौजूद हैं वो सब की डिटेल पूछेगा, और उसमें आपको ये भी पूछेगा कि वो उनका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ों की डिटेल आपने वहाँ पर देनी होगी। अगर आप किसी के पास जाते हैं, वो आपका वीज़ा अप्लाई करता है, वो आपसे ये चीज़ें नहीं पूछता, तो फिर आप समझिए कि आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ये सब डिटेल्स देना लाजमी है। देखिए, जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट होगी, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर या बिजनेस, ये हर कोई बंदा प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन असल चीज़ होती है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हमने किस तरीके से फिल किया है, कवर लेटर में हमने क्या चीज़ उनको बताई है, अपनी टाइज़ के बारे में क्या बताया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टाइज़। टाइज़ क्या है? बेसिकली टाइज़ ये होती हैं कि हमने वीज़ा ऑफ़िसर को ये चीज़ इंश्योर करवानी होती है कि हम आपके मुल्क में जितने भी दिन का हमारा टूर प्लान है वो कंप्लीट करके वापस अपने मुल्क आ जाएँगे, ना कि वहाँ पे रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए, उसको ये चीज़ समझाने के लिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एफआरसी। अगर आप शादीशुदा हैं तो बताएँगे, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, तो आपने डेफ़िनेटली उनके लिए वापस आना ही आना है। नंबर 2, आप बताएँगे जी आपका बिज़नेस है या आप जॉब करते हैं, जॉब का एनओसी लगाएँ कि जी देखें, मेरी कंपनी ने लिखा हुआ है इतने दिन की मुझे हॉलिडेज़ हैं, ये मैं कंप्लीट करने के बाद वापस आऊँगा। या फिर बताएँ कि ये मेरा बिज़नेस है, ये मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरी इतनी वर्थ है, इतनी इनकम है, तो मैं आपके मुल्क में नहीं रहूँगा, मैं डेफ़िनेटली वापस आऊँगा, और जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो ये मेरा मैनेजर या मेरा स्टाफ़ जो है, ये मेरे बिज़नेस को मैनेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर लेटर के अंदर उनको प्रोवाइड करनी है। तो कवर लेटर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा होटल की बुकिंग ठीक है, उसके बाद फिर एक होता है कि आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल क्या है, कि आपने जाना किस लिए, तो आपने फिर उसमें एक्सप्लेन करना है कि आप किस लिए जा रहे हैं। जैसे अभी आजकल हम जो अप्लाई करते हैं, हम उसमें मेंशन करते हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह पे ब्रिटिश कोलंबिया, वैनकूवर न्यू ईयर के लिए जाना है, तो न्यू ईयर का एक प्लान बना के देते हैं। न्यू ईयर की मुख्तलिफ जो जगहज़ हैं वहाँ जो प्लेसेस हैं वो उनका बनाते हैं, और 1-2 जो वहाँ पर इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं उनके वाउचर्स भी बाय करके साथ लगा देते हैं। इससे आपकी प्रोफ़ाइल जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाती है। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद बाकी जो है पासपोर्ट, आईडी कार्ड, तस्वीरें, तो वो तो डेफ़िनेटली जो आपकी वो अपलोड होंगी। ठीक है जी। इसके लिए ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं, आप ना भी लगाएँ तो फिर भी जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। देखें जी, आज से तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले ऐसा होता था कि जब कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते थे तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन था कि उसके अंदर-अंदर आपने जो है वो अपनी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो आप जो है वो एक्सपायर हो जाएगा आपका वो, तो आप उसको फर्दर जो है प्रोसीड नहीं कर सकते। लेकिन जो अब नई अपडेट आई है, तकरीबन उसको आई को तो 2-3 हफ़्ते हो गए हैं, तो मैं जो टाइम नहीं लग सका, तो आज ये 2-3 चीज़ें मिक्स हो गई थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब आपको कनाडा की अपॉइंटमेंट जो है बीएसएफ से खुद से बुक कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो कैसे कि जब अब आप ऑनलाइन फ़ीस पे करेंगे, उसी के अंदर आप उस उनके लिए भी बायोमेट्रिक की फ़ीस भी पे कर देंगे, और बायो ये तकरीबन 185 कैनेडियन डॉलर टोटल फ़ीस है इस वक़्त। जब आप वो पे कर देंगे, उसके बाद फिर वो आपकी प्रोफ़ाइल रीड करेंगे, और आपको 1 दिन से लेके 5 दिन के अंदर-अंदर ईमेल आ जाएगी बायोमेट्रिक बुक कराने की, कि अब वो खुद जो है वो आपको बायोमेट्रिक के लिए जो है वो कनाडा वाले बताएँगे, जो वीज़ा हमने अप्लाई किया है जहाँ पे, वो आपको बताएँगे कि आपकी अपॉइंटमेंट किस दिन होगी, ठीक है? और उसके बाद फिर हम अपना, मतलब जब वो हम उसकी उनकी स्लिप जो अपलोड करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कौन से सेंटर में हमने जाना है, लाहौर में, कराची या इस्लामाबाद में। तो डेट हमारे सामने आ जाएगी कि इस डेट को आपने जाके जो अपने बायोमेट्रिक कराने हैं। तो ये बहुत से लोगों का ये मसला हल हो गया कि जो इसलिए परेशान थे, जी हम अप्लाई तो कर लें, लेकिन अपॉइंटमेंट का क्या करें, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, बाहर से लें तो बहुत महंगी मिल जाती है, अगर ना लें तो फिर वो हमारा आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका मसला हल हो गया है, बिल्कुल 100% हल हो गया, क्योंकि कैनेडिया, अब जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको खुद से बताएंगे कि आपने किस दिन जाना है बायोमेट्रिक के लिए। तो ये थी जी कनाडा के बारे में थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपसे शेयर की, अपना तजर्बा भी शेयर किया। अब आप खुद अप्लाई करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो फिर आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम हमारे चार्जेस बहुत कम है, बल्कि इस बात पे भी बहुत से लोग नाराज़ होते हैं, जी हम तो इतने हज़ार या इतने लाख कहते हैं कनाडा का अप्लाई करने के लिए, और आप चंद बहुत ही मामूली सी फ़ीस लेके जब वो अप्लाई कर देते हैं। तो मैं अब आप ये भी उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा मेन मकसद सिर्फ़ यही है कि लोगों को एजुकेट करना।
तो इस पर्पज़ के लिए जो है फिर हम उनसे भी इतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते। हम चाहते हैं कि चलें, हम सिर्फ़ उनको एक एजुकेट भी कर रहे हैं और जो सिर्फ़ थोड़े बहुत अखराजात आ रहे हैं, सिर्फ़ वही हम चार्ज करें ताकि उनको जो है वो फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। मेरा जवाब डिले ज़रूर हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होने की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।